वनांचल टीवी 24 लाइव। नमस्कार, मैं हूं दीपक नाग। आज हम वनांचल के स्टूडियो पर हमारे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन सावली। नमस्कार। और कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश बैठक। नमस्कार। और हमारे साथ है अखिल भारतीय ह्यूमन राइट्स कमेटी के स्टेट हेड मनोज जी। नमस्कार। आज जो हमारे पास जो दौलत और इसके समाधान नहीं हो पाई है, कुछ राज्य जो है जो एक जब देश आजाद हुई थी ना, तो सारे राज्यों में लगभग स्थिति एक ही थी, कमोबेशी थी। तो ऐसी अवस्था में हम धीरे धीरे हमारी झारखंड राज्य जो 22 साल पहले अलग हुई है बिहार से, झारखंड राज्य का ये सपना था कि ये स्विट्जरलैंड बन जाएंगे झारखंड, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत संसाधन है, जिस मिट्टी पे हम खड़े हैं बैठे हैं, इसके नीचे बहुत कुछ है, बहुत धन संपत्ति है, जो किसी समय यहाँ से बाहर विदेशों में बहुत जाता रहा, अन्य राज्यों में भी जाते हैं, लेकिन हम सबको पालते हैं, हम खुद अपना पेट नहीं भर पाते हैं। ये बहुत सारी अपनी बात है, जिसके लिए यहाँ से हमेशा लोगों का पलायन जारी रहता है इस राज्य से दूसरे राज्यों में। तो हम आज एक मुद्दा लेके आते हैं कि यहाँ में क्या कमी है। एक बात मैं कहना चाहूंगा सारे दर्शकों से, हमारे पैनलिस्ट से, तो एक बात बताओ कि यहाँ में कोई ब्लूप्रिंट, कोई भी सरकार, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या तो मतलब यूपीए का सरकार या तो फिर एनडीए का सरकार, दोनों मिलकर चलाए समय समय पर, तो इसका कोई ब्लूप्रिंट बनाकर इसको धरातल में उतारा क्यों नहीं कि रोजगार इनको स्थायी मिलेगा, नारेगा और क्या क्या योजनाओं की टेम्पररी जिसमें से कुछ दिन खाएंगे फिर भूखा सोएंगे, ऐसे योजनाओं पर क्यों लोग माथा मारता है। नहीं चाहते कि राज्य के लोग 60 साल में रिटायर्ड हो, रोजगार सशक्त बने, हमें उसे फोकट का अनाज नहीं देना पड़े, हमें उसे उसको रिजर्वेशन मुफ्त का किसी चीज पर उसको ये नहीं होना चाहिए, निर्भर नहीं करना चाहिए। क्यों राज्य, तो क्या लगता है कमी है राज्य में जो चलाते हैं उनकी सोच की शक्ति में, राज्य क्षमता में कमी है, जो भी सरकार आई है। राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार का भी समावेश रहता है कोई भी सिस्टम को ठीक करने में। तो यहाँ कमी तो देखने को मिला। केंद्र सरकार जैसे कि हमारा HSC यहाँ पड़ा हुआ, पहले 22,000 एम्प्लॉय लोग रहता था, आज 2,500-3,000 एम्प्लॉय नहीं है, जिसको तनख्वाह तक नहीं मिल रहा है। HSC बंद होने का बात है। केंद्र सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि वो HSC को पहले संभाल ले। दुर्गापुर देख लीजिए, बोकारो देखिए, सिंदरी कल कारखाना, ये सारा जो बंद पड़ने का पर है, उसको संभाल ले केंद्र सरकार का बनल बनाओ चीज को बेचने का काम कर रहा है। तो अभी राज्य सरकार बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो राज्य में आज जितने भी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, उस फैक्ट्रियों में लोग रोजगार करते थे, आज बेरोजगार हो जाएंगे। आज ये केंद्र पर अगर हमको पूरा लगता है कि केंद्र ही सब करेगा और मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो मैं सरकार का पैसा लेके भगोस क्यों रहा, खा क्यों रहा हूँ मैं? मुझे छोड़ के निकल जानी चाहिए। नहीं, हम राज्य सरकार, मैं नाकाम हूँ, राज्य सरकार काम का नहीं, मुझे छोड़ के निकल जानी चाहिए। राज्य सरकार से भी हम मांग, मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जितने भी कल कारखानाएं जो बंद पड़ी हुई है उसको चालू करने का काम करे। और जो पलायन होते हैं हमारे लोग, यहाँ से लोग पलायन होते हैं, तो यहाँ पर खोले नए फैक्ट्रियां, नए कॉलेज खोले, नए विश्वविद्यालय खोले, नए IIT खोले, ये IIM खोले, ये तमाम चीजें अगर यही मिल जाएगा लोगों को रोजगार, तो क्यों? लेकिन इसमें गैपिंग होता है कि राज्य सरकार हिम्मत की है तो भाई उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमने तो डबल इंजन की सरकार भी देखा है, 15 साल तक चलता है, 8-10 साल तक चलते हुए, लेकिन डबल इंजन की सरकार में फेलियर रहा। तो ये नहीं सोचना चाहिए। जिस ज्योति बसु रहते थे वहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो डेरा डाल देते थे, आपको जो कहते थे उसको फुल किया जाता था, उसको नहीं बोला जाता था कि आपको नहीं दिया जाए कितना पैसा। तो हमारा पैसा, हमारा केंद्र सरकार के पास हमारा लाखों लाख करोड़ रुपया वहाँ जो है पड़ा हुआ है, जो मांगा जा रहा है, जो कि नहीं दिया जा रहा है। अब एक बात, वो पैसा अगर हमको मिल जाता, केंद्र सरकार के द्वारा हमें मिल जाता, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार उनको नहीं देखते हैं, उनको सोचते हैं कि ये हमारे विरोध है, ये हमारे खिलाफ है, नहीं देखते हैं, राज्य को नहीं देखते हैं। आप बताइए कि इसमें क्या सही बोल रहे हैं क्या? केंद्र का भूमिका क्या है? दीपक जी, सुरेश जी के बात से मैं सहमत हूँ कि केंद्र पैसा नहीं देता है
अभी 4 दिन पहले अखबार में आया था कि हजारों करोड़ रुपया जो आदिवासी विकास के लिए पैसा आया उसको ये सरकार खर्च नहीं कर पाई। और आपको जानकारी होगा कि कोई भी योजना चाहे प्लानिंग या पैसा केंद्र सरकार देती है, उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार को करना है। और यदि ये क्रियान्वयन ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे और पैसे की बात करेंगे, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं देंगे, तो ये बेईमानी हुई। दूसरी बात है कि रोजगार की बात, आपने रोजगार की बात कही है। मैं मानता हूं कि चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार हो, संगठित क्षेत्र में रोजगार आप कहेंगे सबको सरकारी नौकरी वो मिल नहीं सकता। आपको पूरे प्लानिंग के साथ पहले क्यों मिलती थी, अब क्यों नहीं मिल रही है? ये कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आज जितने भी नौकरी कर रहे कितने हैं, लोगों को रोजगार दिया? जितने भी नौकरी कर रहे हैं देश में या राज्य में, ये उतना तो मिल ही रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमारे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार देंगे। में अभी है। आज रिटायर बैठा जी, सुरेश नया जी, सृजन होना चाहिए था। सुरेश जी, नरेंद्र मोदी जी आप बहुत बोले- बड़ा सोच लेकर आप चले थे। सुरेश हम जी, यहाँ आप बोल रहे हैं कि को नौकरी देंगे, 5 लेकिन लाख वो सरकार में जब आए तो मेरा भी बात तो सुनिए। बेरोजगार नौजवानों को सुरेश नौकरी जी देने का के राज्य की लिए बात हो रही है या राज्य की बात है? ये आप दो बोले करोड़ आज उनको 16 सुनिए। करोड़ नौजवानों को नौकरी देना चाहिए था। आप बोले कि हम 5 लाख रोजगार के नाम पे वो आए थे आप ना। आप बोले कि हम 5 लाख लोग आपके लोग आपको आप यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ की परिस्थिति आप अनुसार वोट बात में हो रही है। बैठाया, लेकिन आप आपने बोले क्या- कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे प्रत्येक ईयर। आपकी ये घोषणा पत्र में है। अरे हम आपकी ये घोषणा पत्र में है कि 3 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया? कोरोना में भी संभाले। ये बहाना नहीं चलेगा, ये आपका पूरा तरह से बहानाबाजी है। रोजगार अभी नियुक्तियां बांट रहे हैं, ये कलर ये नियुक्तियां बांटते थे, आप प्रधानमंत्री नियुक्ति बांट रहे हैं। बताइए आप दूसरे की बात को सुनिए। आपने बोला कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर साल। आप कितने लोगों को रोजगार देंगे? विषय ये नहीं है। विषय ये है कि सरकारी क्षेत्र में आप 5 लाख कैसे सृजन करेंगे? बताइए। आपके सारे डिपार्टमेंट को मिलाने के बाद भी 5 लाख नहीं होगा। आप रोजगार देंगे, असंगठित क्षेत्र में देंगे, ये रोजगार का सृजन कैसे होगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक जिलों में चाहे मंडल में कौशल विकास केंद्र खोले ताकि और उसको रोजगार से जोड़ने का प्रयास करें, चाहे ऑटो सेक्टर में हो, चाहे मोबाइल सेक्टर में हो, चाहे कपड़ा बुनने के क्षेत्र में हो। उन्होंने रोजगार सृजन की अनेक विधियां बनाई और आज हजारों युवा झारखंड में 20,000, 25,000, 50,000 महीना कमा रहे हैं। वो फैक्ट्री झारखंड के लोग चला रहे हैं। वो चला यहाँ 5,000 ऑटो सेक्टर में काम दे रहे हैं। ऑटो सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, काम दे रहे हैं आप और उसको 8-8 सुरेश जी, खटवा रहे हैं। सुरेश जी, आप अभी यहाँ जो नगरी में आप ये बात तो पहले मैं कौशल विकास के नगरी में मानते हैं। नगरी में जो लेकिन मदर डेयरी उसका पूरा एक 5,000 लोग काम कर रहे हैं। वो काम कौन कर रहा है? यहाँ के लोग कर रहे हैं। और प्रत्येक मजदूर चाहे जिस क्षेत्र में स्किल्ड हो वो 15 से लेकर 30,000, 40,000 रुपए तक कमा रहे हैं। जी नहीं, आप मदर डेयरी मेरे साथ चलिए, वहाँ देखिए कितने लोगों को पैसा मिल रहा है। 9,000 के बीच का तनख्वाह, उससे जी ज्यादा नहीं, नहीं तनख्वाह। आपको व्यवहारिक जानकारी नहीं है, हमारे आप अपने से बच रहे हैं। यहाँ बात रोजगार की हो रही है। मैं चाहूंगा सभी पार्टियां मिलकर यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है उसके लिए चिंतन करें, भारतीय जनता पार्टी भी चिंतन करे। संगठित क्षेत्र में रोजगार नहीं है। आप कृषि जैसे क्षेत्र को आप छोड़ रहे हैं। कृषि जैसे क्षेत्र से हजारों युवाओं को नौकरी यहाँ उपलब्ध हो सकता है यदि हम संसाधन मुहैया करा दे सकते हैं। कृषि एक बहुत बड़ा बाजार बन सकता है। तो इस पर राज्य सरकार का कोई ध्यान है क्या? आज तक कोई व्यापक प्लानिंग किया है किसानों के बारे में? क्या किसानों को कैसे पानी मिले इस पर राज्य सरकार कोई चिंता किया है क्या? टूरिज्म पर आज टूरिज्म पे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। टूरिज्म के नाते आज पूरा स्विट्जरलैंड झारखंड बन सकता है। इसके लिए कोई प्लानिंग किया राज्य सरकार? क्या किसानों को यहाँ तक कि गांवों में जो खेतों में हमने बिजली पहुंचाई और ट्रांसफार्मर लगाया, लेकिन ये सरकार कनेक्शन नहीं दिया। आज किसान सबसे ज्यादा प्रभावित है। किसान चाहता है कि हम दिन में आप जो कह रहे हैं पटवन करें, खेती में आपने उसको बिजली ही नहीं मिल रहा है। किसान कैसे क्या करेगा? ये टाइम का देन है कि गांव में आज बिजली है।
बिजली कौन लाया? नरेंद्र मोदी पहुंचाया है, हर गांव तक बिजली पहुंचाया। बोलिए कि आज नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के द्वारा आज 80 करोड़ लोगों को भोजन उन्होंने दे रखा है। आज 12 करोड़ लोगों को गैस चूल्हा उन्होंने दे रखा है। और आप देखें तो नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा 8 वर्ष का कार्यकाल है, 8.5 वर्ष का पूरा कार्यकाल गरीब कल्याण के लिए ही बीत रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपने जो वादा किया था, हमने जो किया है, ये जनता देख रही है और जनता जान रही है। और आप लोग की ये थोड़ी दलील के कारण आज पूरे देश से आप समाप्त होने की परिस्थिति में, इसका भी चिंतन आप करिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक घमंड में मत रहिए कि आपको हम लोग घमंड नहीं है। आप जब आप में एक यहाँ के गरीबों, चाहे आप मजदूरों का खाली राजनीति किया है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। घमंड नहीं आप किसानों के बारे में आज इतना दिनों के बाद पहली बार कोई सरकार आया जो वर्ष में कम से कम किसानों को लेकर माफ कर दीजिए ना। हमने तो 76,000 करोड़ रुपया आप बोल रहे थे कि माफ करेंगे 76,000 करोड़। आज बैंक में आप चलिए देखिए कितने किसानों का लोन माफ है। ये राज्य सरकार में अभी मैं किसान हो, प्रज्ञा केंद्र में जाइए, बैंक जाइए, बैंक वाले बोलते हैं प्रज्ञा केंद्र जाइए, उसका 1 रुपया देके कुछ नहीं हुआ। झूठे बोलने से नहीं होगा। आज किसानों का कोई हितैषी है तो माननीय नरेंद्र मोदी उसकी आय कैसे दोगुनी हो, इसके बारे में चिंता कर रहे हैं। आप बोले थे कि 25 रुपए धान क्विंटल खरीदेंगे, अब कितना में खरीद रहे हैं? आप 10 रुपया बोनस देके किसको, किसानों को आप धूर्त बना रहे हैं। कितना बोनस दे रहे हैं किसानों को? कांग्रेस तो बोला था कि हम 25 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, 650 रुपया बोनस देंगे, आप 10 रुपया बोनस दे रहे हैं। तो किसानों को आपने ठगने का काम किया है। किसान आज आपसे प्रताड़ित है। लेकिन आपके साथ हमारे किसान अभी बहुत ज्यादा पैसा से उन लोग धान का खरीद बिक्री हो रहा है। मेरे 2050 रुपया मिल रहा है। दोनों मेहमान से मैं एक बात करूंगा कि कुल मिलाकर जो सामने आ रहा है, अभी मैं मनोज जी से कुछ जानना चाहूंगा, ये जो उलझ रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्या इससे समाधान का मामला हो सकता है कि राज्य का? देखिए दीपक जी, धरातल में कुछ नहीं दिखे तो अपने उलझ के हम आप उनको दिखाएं, वो उसको दिखाएं, उंगली जो दिख रहा है अभी तक। देखिए दीपक जी, झारखंड राज्य के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य झारखंड राज्य बनने के साथ आया। एक साथ में 3 राज्य अलग हुए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। आप देखेंगे तीनों में वो जो हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारा जो उत्तराखंड है, वो झारखंड से कई गुना आगे चला गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है कि झारखंड जब से बना, झारखंड में स्टेबल गवर्नमेंट का कमी रहा। यहाँ के पॉलिटिशियन हो या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हो, कोई अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं किया कि हम कब तक कहाँ रहेंगे। नतीजा हुआ कि काफी समय तक झारखंड के लिए इन्होंने कुछ बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाई नहीं थी। बहुत समय सरकार को बचाने दे रहे हैं और प्रशासन के जो आला अधिकारी थे वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे, सब खौफ में थे। तो झारखंड का भला इस वजह से नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात है जो हम समझते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करने से तो राज्य का भला हो नहीं, उसके लिए तो आपको राज्य के लिए कुछ भले के काम करने पड़ेंगे। और ये सभी जानते हैं राज्य का भला तब होगा जब लोग शिक्षित होंगे, सीधी सी बात है। पक्का बात। तो शिक्षा के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं। अभी जैसा हम लोग जानते हैं कि मैं किसी सरकार की तारीफ करूं या नहीं करूं, बात वो नहीं है, लेकिन अभी केंद्र ने 48,000 करोड़ रुपए का सर्व शिक्षा अभियान में बजट बना रखा है। अलग अलग संस्थान में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग बजट बनता है अब तो, और ये 48,000 करोड़ पूरे देश के लिए। जहां तक मुझे ज्ञात है झारखंड में भी 2,000 से ऊपर लगभग 2,200 करोड़ रुपए झारखंड को भी और राज्य का भी अपना बजट होता है शिक्षा के लिए। पक्का होना है। आप देखेंगे जब इसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो अगर आप इसको पता करेंगे तो सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे सरकार कांग्रेस की, ये बजट ऊपर से केंद्र का किसी भी सरकार ने दिया
ये उस बजट का पूरा पूरा खर्चा ही नहीं कर पाते। सही उपयोग करते ही नहीं। नतीजा क्या होता है कि जिस सेक्टर में जितना पैसा जाना चाहिए उतना जाता ही नहीं, और हम चाहते हैं, हम देखते हैं वहाँ डेवलपमेंट होगा नहीं, पैसा धरा का धरा रह गया, वापस चला गया, लैप्स कर गया, मतलब प्लानिंग नहीं रहता, प्लानिंग नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, कमी जिसको हम लोग पूरा नहीं कर पाते। जब तक इसको नहीं पूरा कर पाएंगे, मतलब प्लानिंग का अभाव है, मुश्किल है। अब रहा सवाल केंद्र पैसा दिया, हम ऐसा मानते हैं कि सरकार अगर पैसा दे रही है तो उस पैसा को कैसे खर्च करे, इसमें कुछ क्लासेस होनी चाहिए। जैसे हम बच्चों को एबीसीडी बताते हैं, जैसे हम स्टूडेंट्स को आगे की पढ़ाई बताते हैं, जो इसको खर्च करेगा उसका भी वर्कशॉप, उसका भी कुछ वर्कशॉप होना चाहिए कि भाई हम जो पैसा भेजेंगे उसको ऐसे खर्च करना है। पक्का। ये अब तक दिखाई नहीं देता है कि किसी भी तरह का कैसे खर्च किया जाए, पैसा दे दिया, कौन खर्च करेगा, कैसे खर्च करेगा, इसका प्रशिक्षण का बहुत अभाव है, बहुत अभाव है। मतलब जिसको हाथ में देते हैं उन लोगों को सही तरीका से मालूम नहीं रहता है कि इसको लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है। आज हम लोग देखिए कृषि का बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत संभावनाएं हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, सच बात, सही बात है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश में वोट के चलते कुछ राजनीति ऐसा हो गया है कि आज जो कृषक वर्ग है वो भी बेकार बैठ गया है। कारण क्या हो गया कि घर घर में जो हम उसको कह रहे हैं कि तुम प्रोडक्शन करो चावल का या गेहूं का, वो हम उसको घर में पहुंचा रहे हैं, वो तो काम कर नहीं रहा है, नहीं कर रहे, सही बात। वो जितना मेहनत करके अपना प्रोडक्शन करता है उसको तो बैठे बैठे मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हम सारे लोगों को कर रहे हैं, एक बैसाखी के सहारे चलने का आदत करवा रहे हैं, उनको अपने पैर पे खड़े होने की आदत कैसे डालेंगे, ये समझने की बहुत जरूरत है। और इसके लिए सरकार जितनी हो जाएगी, इनको पॉलिसी मैटर पे आना पड़ेगा। और देश, क्योंकि भारत तो सचमुच में बहुत प्रधान बड़ा देश है, जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी, सभी चीजों में बड़ा देश है, और यहाँ बुद्धि का भी कोई कमी नहीं। यहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ के बड़े बड़े ज्ञाता तो बाहर चल जा रहे, सारी चीजों का जो जन्म है वो यही तो है, लेकिन हम उसमें पिछड़ जाते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन है, बुद्ध हमारे यहाँ जन्म लेते हैं, अब बुद्ध की पूजा दूसरे देश, हम कहाँ भटक गए, इसको देखना होगा, समझना होगा। और इस पर जब हम लोग आ जाएंगे तो हम समझते हैं कि राज्य हो या देश, इसका जरूर भला होगा, जरूर कल्याण होगा। थोड़ा सा पॉलिसी मैटर को चेंज करना पड़ेगा। देखिए संविधान जब बना, जो भी उसमें रिजर्वेशन का जो चीज रखा गया वो टाइम लिमिट था 10 ईयर्स का, लेकिन ये 10 ईयर्स आज 75 ईयर्स में चला है, फिर भी 10 ईयर्स लगा हुआ है। बैसाखी जो हटे, क्यों? इसकी जरूरत कहाँ है? एजुकेशन में रिजर्वेशन क्यों? सर्विस में कैसे, क्वालिटी में आप कंपटीशन से तो इसको हटा दो, वहां तो इक्वालिटी लिया। हम कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, भाई समानता का अधिकार, फिर दूसरी तरफ कहते नहीं आपका 45% में हो जाएगा, आपका 65% में हो जाएगा, आपका 80% में, क्यों? तो वेयर इज इक्विटी, कहाँ गया? तो मेरे ख्याल से यही सब का जो होता है, जो मेरे में ज्ञान नहीं, जैसे कोई जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपकी बात सुन रहा था कि पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी जीत के चला जाता है, किसी ने ये बात उठा दी कि भाई जो सही आदमी है उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सही डिपार्टमेंट नहीं मिला, इसीलिए काम तो इस पर एक चीज तो जरूर विचार करना चाहिए। गलती केंद्र कर रहा है, राज कर रहा हो, कोई भी कर रहा है, हर दिन सुबह होता है, हर दिन सूरज उगता है, हम आज भी जाग सकते हैं, कल भी जाग सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर में है। हम जगह आप सोचिए, एक पोस्टमैन को नौकरी लगती है तो उसको पूछा जाता है कि साइकिल चलाने जानते हो कि नहीं, ये उसकी योग्यता है। एक क्लर्क होता है, उसको पूछा जाता है कि आप इंटर पास हो कि नहीं, ये उसकी योग्यता है। एक ऑफिसर क्लास का आदमी होता है, उसको पूछा जाता है कि इफ अगर आप ग्रेजुएट हैं तब आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्यालय चलाने के लिए, छोटे छोटे डिपार्टमेंट चलाने के लिए इतनी योग्यता चाहिए? इतना बड़ा देश और इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए योग्यता क्यों नहीं चाहिए? क्या हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों की कमी है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे जिस भी स्टेट से शुरू हो, उदाहरण होना चाहिए कि ये कम से कम एमएलए बनेंगे तो उनका योग्यता ये होना चाहिए, एमपी बनेंगे उनका ये होना चाहिए, मिनिस्टर्स राज्यसभा के बनेंगे ये होना चाहिए, मिनिस्टर कुछ ना कुछ इसका एक मापदंड तो जरूरी है। हम समझते हैं अगर ऐसा हो गया तो नया भारत आपको जो आज दिखाई दे रहा है इससे कई गुना ज्यादा नया भारत, और नया युवाओं को भी कुछ उसमें अभी तो ऐसा है
कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में युवाओं की संख्या अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। आज तो पॉलिसी को देखने और समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम तो यही कहेंगे दोनों हमारे यूपीए और एनडीए के लोगों से कि भाई अपने अपने लोगों से सारे लोग मिलकर बैठे बात करें कैसे इसको हम आगे हाँ, सिस्टम है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर तो हम निचोड़ पर पहुंच रहे हैं कि सिस्टम में अभाव वहाँ हो जा रही है, कुछ जगह हो रही है कि हमें ज्ञान के अभाव के कारण सरकार जो ऊपर से गंगोत्री से जो गंगा की पानी बह के आ रही है उसको हम सही तरीके से वितरित नहीं कर पा रहे हैं। या तो हमें सोचने की शक्ति नहीं है या तो हमारे पास इच्छा शक्ति के अभाव है, जिस कारण से हमारे तमाम संसाधनों के रहने के बावजूद भी झारखंड के जमीन के नीचे, झारखंड अगर देखा जाए ना धरती के तल में तो झारखंड बहुत अमीर, लेकिन झारखंड के ऊपर जो झारखंडी है जो सारे लोग रहते हैं वो इसी कारण ही गरीब है। खैर धन्यवाद सबको स्टूडियो में हाजिर होने